तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद अनोखी स्थिति को डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव तो हार जाती हैं, लेकिन पद छोड़ने से सीधा इनकार कर देती हैं। क्या ये कोई बहुत बड़ा संवैधानिक संकट है, या फिर सिर्फ एक सोची समझी पॉलिटिकल चाल? बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और डेटा के आधार पर आज हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे। हमारा आज का एजेंडा काफी क्लियर है। हम इलेक्शन के बाद के सत्ता संघर्ष को समझेंगे, फिर इस्तीफे से इनकार के लॉजिक को डिकोड करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है, ट्रंप और ठाकरे के केस से इसकी तुलना करेंगे, और आखिर में इसके पीछे की असली पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को सामने लाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन के बाद के सत्ता संघर्ष की, और इसे समझने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो के फैक्ट्स पर आते हैं। पश्चिम बंगाल के नतीजे हमारे सामने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीजेपी को 207 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई है। और इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर ये रहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से अपनी सीट हार गईं। अब नतीजों के बाद जो ग्राउंड रियलिटी थी वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई। मतलब दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं की जान गई। कोलकाता में पार्टी ऑफिस को तोड़ा गया, और तो और संदेश खाली में पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस पर भी हमले हुए। सिचुएशन वाकई में काफ़ी सीरियस थी। और ठीक इसी दौरान अगर हम तमिलनाडु की तरफ देखें तो वहाँ एक बिल्कुल अलग तरह का पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। टीवी के चीफ विजय 113 विधायकों के समर्थन लेटर के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि मैजिक नंबर 118 है, सिर्फ 5 सीटों का फासला। ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी में सत्ता हस्तांतरण का नंबर गेम कितना क्रिटिकल होता है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम पॉइंट पर। आखिर इस्तीफे से इनकार क्यों? टीएमसी का स्टैंड यहाँ बिल्कुल साफ और सख्त है। उनका सीधा आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ने नतीजों में हेरफेर की है और उनके खिलाफ एक साजिश रची गई है। इसी के चलते उन्होंने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है, कुर्सी छोड़ने से इनकार। हार स्वीकार न करने की यही जिद इस पूरे विवाद के सेंटर में है। दूसरी तरफ बीजेपी का रिएक्शन भी उतना ही शार्प है। उनका कहना है कि ये रुख संवैधानिक प्रक्रिया का एक तरह से मजाक उड़ाना है। उनके हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के अटेंशन ग्रैब करने का एक पॉलिटिकल स्टंट है। दोनों साइड्स के अपने अपने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहां से हमारा तीसरा सेक्शन शुरू होता है, और बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है? चलिए जरा लीगल रूल बुक देखते हैं। संविधान का आर्टिकल 164, जिसे लीगल टर्म्स में प्लेजर विड्रॉ या राज्यपाल की इच्छा कहते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री सिर्फ तब तक पद पर है जब तक राज्यपाल की इच्छा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई पर्सनल चॉइस नहीं है। यह पूरी तरह से विधानसभा में मेजॉरिटी पर टिका है। मेजॉरिटी गई तो कुर्सी पर बने रहने का लीगल अधिकार भी गया। सिंपल। और अगर हम आर्टिकल 172 की इस टाइमलाइन को देखें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। विधानसभा अपनी पहली मीटिंग के ठीक 5 साल बाद ऑटोमैटिकली भंग हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पुरानी सरकार का मैंडेट खुद ब खुद खत्म हो जाता है, चाहे कोई इस्तीफा दे या न दे। फैजान मुस्तफ़ा जैसे लीगल स्कॉलर्स का भी यही मानना है कि इस्तीफा ना देने से लीगली कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इस्तीफा देना एक स्थापित परंपरा जरूर है, लेकिन चुनाव हारने पर पावर ऑटोमैटिकली नए चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि जाहिर है जब नया सीएम शपथ ले लेगा तो एक राज्य में एक साथ 2 मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते। तो चलिए अब हम अपने चौथे पॉइंट पर बढ़ते हैं, जहां हम इन घटनाओं को कुछ बड़े ऐतिहासिक और इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स के साथ रखकर देखेंगे। काफी लोग इस सिचुएशन को 2020 के यूएस इलेक्शन से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन सच कहें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने पावर ट्रांसफर को लीगली और एक्टिवली ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। यहां नई सरकार बनने से रोकने के लिए कोई लीगल पिटीशन नहीं डाली गई है। यह मुख्य रूप से एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक विरोध है जो सिर्फ पॉलिटिकल धारणा बनाने के लिए किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई लीगल एक्शन नहीं है तो फिर इस्तीफा ना देने की जिद क्यों? यहीं पर महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे केस सामने आता है। जर्नलिस्ट्स पॉइंट आउट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में साफ कहा था कि एक बार आपने इस्तीफा दे दिया तो फिर आपको पद पर बहाल नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि टीएमसी के लीगल एडवाइजर्स ने इससे सबक लिया है। वो इस्तीफा देकर अपने उस तर्क को कमजोर नहीं करना चाहते कि उन्हें गलत तरीके से हटाया गया है। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से तक लाता है, असली पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी।
अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है तो फिर आखिर गेम प्लान क्या है? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ्स है। टीएमसी का आर्ग्यूमेंट ये है कि हार जीत का टोटल मार्जिन करीब 32 लाख वोटों का है और ये नंबर उन 27 लाख वोटर्स की संख्या के बहुत करीब है जिन्हें कथित तौर पर वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया था। तो बेसिकली इस्तीफा न देकर वो इस पर्टिकुलर शिकायत को हाईलाइट कर रहे हैं और इसे एक बहुत बड़ा नेशनल इशू बना रहे हैं। तो फाइनली डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। ये पूरी टैक्टिक मौजूदा कुर्सी बचाने के लिए नहीं है, बल्कि फ्यूचर के लिए इंडिया अलायंस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए है। टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर कलकत्ता में एक बड़ी जॉइंट रैली की तैयारी कर रहे हैं। वो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि उनका कंबाइंड वोट शेयर 47% है, जो कि बीजेपी के 45% से ज़्यादा है। इन शॉर्ट, ये सब अगले आम चुनावों की पिच तैयार करने के लिए हो रहा है। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ संविधान के किसी भी लिखे हुए कानून को नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन अपना पॉलिटिकल विरोध दर्ज कराने के लिए इस तरह से अलिखित लोकतांत्रिक परंपराओं को इग्नोर करना, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इन परंपराओं को तोड़ने से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है या फिर इसका ताना बाना कमजोर पड़ जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।